देखिए, मैं एक बात फिर आज जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, जो पीटीआई के टिकट पे जीता था विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, उनमें से किसी का वोट बैंक नहीं था। जो पीटीआई के सरबराह हैं उनको एक बीमारी है। अच्छा। और वो बीमारी ये है कि वो हर वो शाख आरी लेके काट देते हैं जिस पर खुद बैठे होते हैं। अरबों ने खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। एक हिस्सा तो पंजाब में है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में है। दूसरा हिस्सा अब बनेगा परवेज खटक साहब वाला, यानी परवेज खटक को शो कॉज नोटिस इशू करना, इससे ज्यादा उनकी तजलील की ही नहीं जा सकती। परवेज खटक, जिनको एक वक्त पर पीटीआई का बहुत अहम रहनुमा जो है वो माना जाता था, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बिल्कुल अपने कांधों पर उठाए हुए होते थे और सारी जिम्मेदारी जो है वो उनकी होती थी, और जो है पीटीआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में राज ही शायद जो है वो उनके सर पर कर रही थी। लेकिन उन्हीं परवेज खटक को पीटीआई की जानिब से शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। बुखारी साहब, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर बात सामने आ रही है और कहा यह भी जा रहा है कि परवेज खटक साहब जो हैं, जो उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो अपनी पार्टी जो है वो अब अलग बनाएंगे। देखिए, इसका इजहार तो उन्होंने 8 जून को कर दिया था। 8 जून को बाकायदा उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, और ये भी दावा किया जा रहा है उनके हलकों की तरफ से कि 50 के करीब एमएनए और एमपीएस उनके साथ हैं। अच्छा, बड़ी तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है एक वहाँ का। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि केपीके में उनका बहुत असर रसूख है। पहली हुकूमत भी उन्हीं की वजह से बनी थी, हालांकि बहुत बड़े चैलेंजेस थे। जेयूआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इकट्ठे हो जाते तो शायद पीटीआई को वो स्पेस नहीं मिलती, स्पेस ही ना मिलती। उस वक्त भी इन्होंने साथ दिया था। दूसरी दफ़ा भी बहुत कम रवायत है, तारीख में ऐसी रवायत नहीं है कि एक ही पार्टी को कंसिस्टेंटली दूसरी दफ़ा लोगों ने वोट दिया हो केपीके में। लेकिन वो उसका भी क्रेडिट आपको खान साहब, अपने परवेज खटक साहब को देना पड़ेगा। मगर खान साहब को कभी भी एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए था, ना केपीके में ना पंजाब में। लिहाजा कुराए फाल किसके नाम निकला? एक बुजदार साहब और दूसरे महमूद खान साहब। दोनों आपको पता है यसमैन भी बहुत, मेरा ख्याल है वो उसकी भी थोड़ी बहुत ही गैरत और इज्जत होती है या उसका कोई स्टांस होता है। इनका तो बिल्कुल नहीं था। जो फरमा दिया जाता था पार्टी के चीफ की तरफ से वो करने दौड़ जाते थे। एक चीज़ और मेरे ख्याल से परवेज खटक साहब की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि पीटीआई के अब दो बड़े हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा तो पंजाब में है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीटीआई पीपल आर नाउ इन दैट पार्टी। दूसरा हिस्सा अब बनेगा परवेज खटक साहब वाला। नहीं तो क्या समझा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सवाया हो गया? मैं आगे अर्ज करने वाला हूँ, जरा मौका दीजिए। जो पीटीआई के सरबराह हैं उनको एक बीमारी है। अच्छा। और वो बीमारी ये है कि वो हर वो शाख आरी लेके काट देते हैं जिस पर खुद बैठे होते हैं। अच्छा। आप मुझे बताइए, पंजाब की हुकूमत तोड़ने की क्या जल्दी थी? और क्या मिला तोड़ के? जिल्लत, रुसवाई, खारी। यही केपीके में हुआ। किसने मशवरा दिया था ये करें? तो अब भी वो यही कर रहे हैं कि वो लोग जिन पर उनको तकिया था, यानी परवेज खटक को शो कॉज नोटिस इशू करना, इससे ज्यादा उनकी तजलील की ही नहीं जा सकती। नहीं बुखारी साहब, लेकिन एलिगेशंस तो ये थे ना कि वो लोगों को तरगीब दे रहे थे कि आप पीटीआई को छोड़ दें। वो इसलिए दे रहे थे कि इस तरफ से नो लिफ्ट का इश्तिहार लग चुका था। उनके खिलाफ जो अनासर हैं वो पार्टी के चीफ को बदगुमान करने में कामयाब हो चुके थे। किस किस्म की लिफ्ट की बात आप कर रहे हैं? जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी, खान साहब जो मुज़ाकरात एंड में करते रहे हैं, उस कमेटी में जो खटक साहब को शामिल किया गया? नहीं थी बिल्कुल। जब वो गए थे मुज़ाकरात के लिए बात करने के लिए तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। महमूद कुरैशी साहब थे और अली जफर साहब थे। नहीं, वो कौन सी हाँ, वो पहली जो थी उसमें थे। लेकिन बाद में उनको फिर जीरो कर दिया गया। नहीं, बाद में तो फिर हालात ठीक है। लिहाजा हो क्या रहा है कि हुआ ये कि परवेज खटक साहब की जो स्ट्रेंथ थी कि वो पॉपुलर लीडर थे उस सूबे के, उसको उनकी कमजोरी बना दिया गया। और अब जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पार्टी को भी और पार्टी की क़यादत को भी, वो आपको आने वाले दिनों में नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आईपीपी में तो जो बड़े नाम जा चुके हैं, नज़र भी आते हैं, अब तो टीवी के ऊपर सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, यहाँ कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो परवेज खटक साहब के साथ जुड़ने जा रहे हैं, या फिर उनकी ख्वाहिश है कि जुड़ जाएं? नहीं, बहुत सारे जुड़ेंगे। असद उमर साहब को भी उन्होंने कहा कि आप आ जाए मेरी पार्टी में, इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये भी पीटीआई के
एरिस्टोटल्स जो हैं, ये तो इकोनॉमिक एरिस्टोटल अपने आप को कहते थे, जिनको कुछ पता भी था कि नहीं कि इकॉनमी क्या होती है, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी ने उन्हें 1 साल के बाद फारग कर दिया था कि ये आपके बस की बात नहीं है, और बाहर से इंपोर्ट कर लिया था उन्होंने। हफीज शेख को पहले किया, फिर शौकत तरीन को किया उन्होंने। तो ये सारा कुछ आपके सामने है मंजरनामा। तो ये बात ठीक है कि मैंने जैसा कहा उसको आप ज़हन में रखिए आइंदा के लिए, और देखिएगा आगे आगे वो क्या करेंगे, क्या वो करेंगे, हर क्या उस टहनी को काटेंगे जिसके ऊपर बैठे हैं। तो ये है सूरत हाल। जनाब आगे आ जाइए। अब आगे जो तस्करा आपने फरमाया है वो ये कि बात यहाँ रुकी नहीं है। देखिए, ये जो गुलाम सरवर खान साहब हैं, ये उस रीजन में जहाँ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था चौधरी निसार अली का, याद है ना आपको? सही है। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ PMLN। उनको कहते थे कि ये आंख का बाल है नवाज शरीफ साहब के, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो लोग कहते थे कि असल प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी ये हैं क्योंकि फैसले सारे वो करते हैं। इतने इंपॉर्टेंट आदमी थे वो। तो उनका उस इलाके में तोड़ करने के लिए PTI के हवाले से गुलाम सरवर खान साहब का बड़ा नाम है। पुराने वेटरन पॉलिटिशियन हैं, बेटा भी उनका MP है, वो भी हाथ बांध गए हैं। लेकिन हालांकि एक ही रात में बांध गए हैं। हाँ, बड़े मैं अर्ज करूं कि वो हाथ तो बांध गए हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो तबाही फिरवाई है, कल भी हमने उसका तज़किरा किया था, आज फिर करते हैं, कि उन्होंने PIA के हवाले से वो बयान दे के कि पाकिस्तान के इस एयरलाइन के जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस 2 नंबर है, अरबों ने खरबों रुपए का नुकसान तो फिर यही कहा जा सकता है कि फितरतन थोड़ा जल्दबाज किस्म के आदमी है, वो भी फैसला जल्दबाजी में स्टेटमेंट दिया, और ये भी हम देख रहे हैं कि दूसरा पार्ट है जनाब हुमायूं अख्तर खान, हमारे दोस्त है, बहुत हमारी अच्छी याद अल्लाह है उनसे, खानदानी लोग हैं। उनके वालिद जो है आपको पता है वो जो सानहा हुआ था जिसमें ज़ियाउल हक की शायद यानी ज़िंदगी से हार गए थे, वो बाजी ज़िंदगी की, उसी में इनके वालिद भी थे। ये फौजी बैकग्राउंड के लोग हैं, और फौजी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वो सर्विंग है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। सही ढंग के आदमी हैं, इकॉनमी के बड़े माहिर हैं। उनकी जो अप्रोच है इकॉनमी के हवाले से हमने बहुत मरतबा सुनी, उन्होंने बहुत सारे प्लान दिए, लेकिन चूँकि हज़रत साहब किसी की सुनते नहीं थे, इसलिए उनको कोई मौका नहीं मिला ज़्यादा, वरना उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो यानी जो उनकी एक्सपर्टी है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता था। वो भी छोड़ गए। उनका छोड़ के चला जाना इज़ एन अदर वेरी सीरियस जोल्ट टू द पार्टी। नहीं तो क्या समझा जाए? अब ये जो बड़े नाम और छोड़ रहे हैं, ये IPP में आपको लगता है कि अगला ठिकाना उनका वही है? देखिए, ऑप्शंस उनके पास बहुत हैं। अच्छा, एक तो मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि जब अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जाती है और जब इलेक्शन का मौका आता है, तो उनके लिए भी पिक एंड चूज का बहुत मौका है। अच्छा, जैसा मैंने कहा, गुलाम सरवर खान इज़ वन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन टेक्सला एंड वाह का जो इलाका है वहाँ पर। इसी तरह जो फौजी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें जो अपने हुमायूं अख्तर खान है, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि यकीनी तौर पे वो इन्हें ले लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ये चॉइस है, क्योंकि वो जिसको भी ऑफर करेंगे वो बाकी पार्टियों से ज़्यादा फोकियत देगा अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बदलते हुए हालात में। यानी और आप ये कह रहे हैं कि PTI छोड़ने से इनके वोट बैंक पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इनकी अपना देखिए, वोट बैंक मैं है। एक बात फिर आज जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, जो PTI के टिकट पे जीता था विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, उनमें से किसी का वोट बैंक नहीं था।